राधे राधे। जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। 70 वर्षीय मनोरमा जी के जीवन की यह अंतिम जिम्मेदारी थी, जिसे उन्होंने अपने जीते जी पूरा कर दिया था। मनोरमा जी के दो बेटा विनोद और प्रमोद। विनोद की शादी पति के रहते ही 10 साल पहले हो चुकी थी। बड़े बेटे विनोद के दो बच्चे भी थे। कल ही छोटे बेटे प्रमोद की पत्नी का गृह प्रवेश हुआ। मेहमानों से घर भरा हुआ था। आज सुबह ही प्रमोद की पत्नी का मुंह दिखाई था। सुबह से ही मनोरमा जी उठकर मुंह दिखाई की रस्म पूरा करने के लिए तैयार हो गई थी। बड़ी बहू कविता को कहती है, बहू सारी तैयारियां जल्दी से कर लो, आज पड़ोस की महिलाओं का आना शुरू हो गया है। और कविता बहू को भी तैयार कर कर बाहर लेकर आओ। फिर आवाज देती हैं, प्रमोद प्रमोद बेटा जल्दी से बहू को बाहर भेजो। गांव की महिलाएं आंगन में आकर बैठी हुई हैं। मुंह दिखाई की रस्म पूरी करना है। प्रमोद अपनी पत्नी को कहता है, शिखा उठ जाओ, देखो माँ आवाज दे रही है। आज मुंह दिखाई की रस्म है, अच्छे से तैयार होकर बाहर जाओ। शिखा करवटे बदल कर कहती है, ओह क्या मुसीबत है यार, मुझे सोने दो, मैं बहुत थक गई हूँ। माँ बार बार आवाज दे रही थी। सुबह के 10 बज चुके थे। प्रमोद तैयार होकर कमरे से बाहर निकला तो भाभी ने पूछा, अभी देवरानी को नहीं लाए क्या? प्रमोद ने कहा, वो क्या है ना भाभी कि वह 2 दिनों से सो नहीं पाई थी और थक गई है तो थोड़ा देर से उठने को बोल रही है। शिखा का इंतजार करते करते 12 बज चुका था। आंगन में महिलाएं जमा हो गई थी। किचन में आधे खाने की तैयारी भी हो चुकी थी। 12 बजे जब शिखा कमरे से बाहर निकली तो मनोरमा जी कहती हैं, बहू आज तुम्हारी पहली रसोई है, तुम ज्यादा खाना तो नहीं बनाओगी, लेकिन जाकर किचन में कुछ मीठा बना दो, तुम्हारे हाथ का मीठा ही परोस देंगे। तो शिखा ने तुरंत कह दिया, माँ जी मुझे कुछ बनाना नहीं आता, मैंने कभी खाना बनाया नहीं। वहां पर बहुत सारी महिलाएं बैठी थी। कविता ने बात को संभालते हुए कहा, हाँ ठीक है, तुम मेरे साथ किचन में आओ। और फिर कहती है, यह खीर है, इसमें तुम 2 बार करछी घुमा दो, रस्म पूरी हो जाएगी और बात का बाद में देख लेंगे। बात को संभालते हुए बड़ी बहू ने रस्म को पूरी कर दिया। अब शिखा आंगन में महिलाओं के बीच घूंघट ऊपर करके बैठ गई। शिखा का चेहरा सब दिख रहा था। तो बैठी हुई महिलाएं कहने लगी, लो हम तो बहू के मुंह दिखाई रस्म पूरी करने आए, यहाँ तो बहू ने घूंघट ही नहीं लिया है, लो देख लो मैं। यह कहकर जोर जोर से हंसने लगती हैं। शिखा मन में सोचती है, कैसी देहाती औरतें हैं। यह कहकर वह वहां से उठकर चल देती है। कमरे की तरफ जा रही थी। जेठानी ने आवाज दिया, लेकिन शिखा कमरे की तरफ चली गई और शिखा अंदर से कमरा बंद करके सोने लगती है। खाने के समय में कई बार शिखा को आवाज देते हैं, लेकिन शिखा बाहर नहीं निकलती। प्रमोद को भी लग रहा था कि शिखा कहीं टी शर्ट और लोवर में ही बाहर ना निकल जाए, इसीलिए वह कहता है, भाभी वह गहरी नींद में सो गई है। वो क्या है ना कि शादी की रात जाग जाग कर उसकी नींद पूरी नहीं हुई, तो उसके लिए खाना दे दो, मैं कमरे में ही रख दूंगी, जब उसे भूख लगेगी खा लेगी। भाभी हंसते हुए कहती है, अरे वाह, बहुत ध्यान रखा जा रहा है मेरी देवरानी का। और फिर खाना निकालकर प्रमोद के हाथ में दे देती है। प्रमोद कमरे में खाना लेकर जाता है। शिखा उबासी लेते हुए खाना खा लेती है और थाली वहीं कमरे में पड़ी रहने देती है। अब शिखा को ससुराल में आए हुए पूरे 2 महीने बीत चुके थे। सब कुछ सही समय पर चल रहा था, लेकिन अभी गलत हो रहा था। तो शिखा की आदतें, रोज सुबह वह 10:30 बजे 11 बजे सोकर उठा करती थी। किचन में अभी तक वह अच्छे से नहीं देखी थी कि क्या चीजें कहाँ पर रखी है, मानो तो उसने अभी तक किचन के कामों में हाथ नहीं बटाया। कई बार मनोरमा कहती, कई बार जेठानी कहती, लेकिन वह किसी की बात नहीं मानती थी। प्रमोद भी समझाता तो वह प्रमोद की बातों पर भी झल्ला उठती थी। समय गुजरता गया। तीसरे महीने शिखा एक दिन शॉपिंग करने चली गई। पूरा दिन घर पर नहीं थी। प्रमोद ऑफिस में था, लेकिन शाम को जब शिखा लौटी तो उसके हाथों में ढेर सारा शॉपिंग बैग था।
मनोरमा जी ने कहा, बहू, अभी तुम्हारी शादी को सिर्फ 2 महीने पूरे हुए हैं और तुम इतनी सारी शॉपिंग, आखिर अभी तुमने अपने सारे कपड़े ढंग से पहने भी नहीं होंगे। शिखा ने कहा, मम्मी जी, मैं अपने पैसों से शॉपिंग करके आई हूँ, आपको क्यों तकलीफ हो रही है? इतना रोक टोक तो कभी मेरे मायके में मेरी मम्मी पापा ने भी नहीं किया, जितना इस घर पर मेरे ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। सिखा ये मत कर, सिखा वो मत कर, सिखा इतने टाइम पर सो मत, सिखा ये काम कर ले। क्या ससुराल में यही सब कुछ होता है? आप लोग अपना सारा काम छोड़कर मेरे ऊपर ही पूरा दिन फोकस करते रहते हैं कि सिखा क्या कर रही है। मनोरमा जी उदास हो गई और कहने लगी, बहू, मेरा मतलब यह नहीं था, मैं तो सिर्फ समझाना चाहती थी कि जितनी जरूरतें हैं उतना ही खर्च करें। मैंने यह बात बड़ी बहू कविता को भी समझाया था। बहू, तुम्हें हम जरूरतें पूरी करने से नहीं रोके, लेकिन फिजूल खर्ची करना भी अच्छी बात नहीं है। मैंने आज तक यह जो सब कुछ बनाया है, यह अपने खर्चों के अलावा अपनी शौक को मार कर ही बनाया है। मैं नहीं कहती कि तुम लोग मेरे जैसे जियो, लेकिन थोड़ी बचत करना जरूर सीखो। कविता बहू ने पलटकर जवाब नहीं दिया था और मेरी बातों को अपना लिया। शिखा मुंह बनाकर कहती है, मम्मी जी, हर वक्त कविता बहू, कविता बहू, सारे गुण तो आपकी बड़ी बहू में ही है, तो फिर मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हैं? मैंने तो कहा भी नहीं कि मेरी तारीफ करो या मुझे कुछ सिखाओ। आप अपनी बड़ी बहू को ही सब कुछ सिखाया करो। मुझे जरूरत नहीं है, मेरे मम्मी पापा ने मुझे अच्छी स्कूल में पढ़ाकर भेजा है। अब तक प्रमोद भी घर पर आ गया और अपनी पत्नी और माँ की बातें उसने आधी अधूरी सुन लिया था। शिखा कमरे में पहुंच गई तो प्रमोद भी पीछे पीछे गया और कहने लगा, शिखा, यह कैसी बातें तुम मम्मी के साथ कर रही थी? आज तक मेरी बड़ी भाभी ने कभी मम्मी के साथ बात जवाब नहीं किया। 10 साल हो चुका है, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ तीसरा महीना चालू है और तुम माँ से बात जवाब करने लगी। शिखा को और भी गुस्सा आ गया। अब तुम भी मेरे कमरे में बड़ी भाभी का बखान करने आ गए। बड़ी भाभी, बड़ी भाभी, मैं सुन सुन के परेशान हो गई। प्रमोद की नौकरी भोपाल में थी, लेकिन जब उसकी शादी हो गई तो वह अपनी पत्नी को भोपाल ले जाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसने अपना खुद का मकान नहीं लिया था, अपने एक दोस्त के साथ ही रहता था। फिर उसने अपना ट्रांसफर अपने ही शहर में करवा लिया। लेकिन जब शादी हुई थी तो शिखा को पता चला था कि प्रमोद भोपाल में है। वह बहुत खुश थी कि ज्वाइंट फैमिली में उसे नहीं रहना पड़ेगा। प्रमोद उसे अपने साथ भोपाल लेकर जाएगा, लेकिन उसकी सोच उल्टी पड़ गई। शादी होते ही प्रमोद खुद घर में आकर रहने लगा। यह बात शिखा को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह ज्वाइंट फैमिली में रहना ही नहीं चाहती थी और ना ही सबके साथ मिलकर काम करना चाहती थी। एक दिन घर में प्रमोद की बुआ, फूफा जी और उनके 2 बच्चे आने वाले थे। इसीलिए मनोरमा जी ने कहा कि शिखा, तुम अपनी बड़ी भाभी के साथ मिलकर घर के काम में हाथ बटा दो। घर पे मेहमान आने वाले हैं, जल्दी से किचन का काम हो जाएगा। आज मेरी कमर में दर्द हो रहा है, मैं कविता बहू का हाथ नहीं बटा पाऊंगी, मुझसे तो जरा सा भी बैठा नहीं जा रहा। शिखा यह बात सुनकर बहुत गुस्से में आ गई। वह कुछ बोली भी नहीं, कमरे में चली गई। लेकिन वह 1 घंटे के बाद जब कमरे से निकली, पिंक कलर की महंगी साड़ी, मैचिंग ज्वेलरी, सैंडल और पर्स लिए हुए, यह देखकर तो मनोरमा जी चौंक गई। बहू, कहीं जा रही हो? हाँ मम्मी जी, आज मेरी सहेली का जन्मदिन है, उसने मुझे सुबह ही कॉल करके बताया था। लेकिन बहू, घर में तो मेहमान आने वाले हैं। शिखा ने सीधा जवाब दे दिया, आपकी कविता बहू घर पर है ना, वह तो काफी गुणवान है, सब कुछ संभाल लेंगी। शिखा अपनी सास को जवाब देकर तुरंत वहां से निकल गई। शाम को जब मेहमान घर से वापस चले गए, तब शिखा घर पर आई। प्रमोद अभी घर पर ही था, क्योंकि जब उसके बुआ और फूफा जी आए थे तो प्रमोद को फोन करके बुला लिए थे कि प्रमोद, मिलने आ जाओ, हमारे पास भी ज्यादा समय नहीं है, हम जल्दी ही चले जाएंगे।
दरअसल वह शादी में नहीं आ पाए थे, इसीलिए प्रमोद और प्रमोद की पत्नी शिखा को मिलने आए थे। लेकिन शिखा तो घर छोड़कर पहले ही चली गई थी। प्रमोद को बहुत शर्मिंदा होना पड़ा था। जो बुआ प्रमोद की पत्नी को देखने आई थी, वही घर पर नहीं थी। तब प्रमोद अपनी पत्नी शिखा से कहता है, शिखा, जब तुमको पता था कि घर पर बुआ और फूफा जी आने वाले हैं, तुमको मम्मी जी ने बताया था, फिर तुम घर छोड़कर क्यों चली गई? शिखा ने फिर सीधा जवाब दे दिया, मैंने तो अपनी सहेली के जन्मदिन पर जाने का कल रात से ही प्लानिंग बना लिया था। तो तुम्हारी माँ ने मुझसे पूछा कि कल घर पर बुआ जी आ रही हैं, उन्हें बुलाऊं कि नहीं। मुझसे पूछकर बुलाई होती तो मैं समय दे देती। अब प्रमोद को बहुत गुस्सा आया। वह कहने लगा, घर के बड़े तुमसे पूछकर घर के निर्णय लेंगे? क्या चाहती हो तुम कि अब इस घर के फैसले तुम्हारे चाहने पर हो? शिखा ने भी सीधा जवाब दिया, मुझे घर के फैसले से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ में कोई नहीं आएगा। मैं अपनी मर्जी से जब चाहे जहां जाऊंगी और अपनी मर्जी से रहूंगी। और यदि तुम लोग यही चाहते हो तो अब मैं इस घर में रहना भी नहीं चाहती। तुम मुझे लेकर कहीं अलग रहोगे या कि मैं अपने मायके चली जाऊंगी। वहीं पर विनोद भी बैठे हुए थे। बड़ा बेटा होने के नाते वह नहीं चाहते थे कि मेरे छोटे भाई प्रमोद का घर उजड़े। प्रमोद भी अपनी पत्नी से बाप जवाब किए जा रहा था। विनोद अपने पास बुलाकर शांति से समझाते हैं, प्रमोद, पत्नी के साथ झगड़ा करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जितना ज्यादा बहस करोगे उतनी ही बात बढ़ती जाएगी। तुम ऐसा करो कि तुम अपने लिए एक किराए का मकान ले लो और अपनी पत्नी शिखा को लेकर वहां रहने चले जाओ। कुछ दिनों की बात है, जब शिखा समझदार हो जाएगी, उसे जिम्मेदारियों का एहसास हो जाएगा, तब तुम घर पर वापिस आ जाना। प्रमोद अब चुप हो गया था। लेकिन भैया, माँ जी और आपको छोड़कर मैं कभी कहीं नहीं गया, इसीलिए तो मैंने भोपाल से ट्रांसफर करवा लिया कि मैं अपने परिवार के साथ ही रहूंगा। प्रमोद को यह सुनकर विनोद बड़े भाई ने खूब समझाया, देखो प्रमोद, कुछ दिनों की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब प्रमोद मजबूर था और अपनी पत्नी को लेकर एक किराए के एक मकान में चला जाता है। आज शिखा अपने किराए के मकान पर बहुत खुश थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे जिंदगी में सबसे बड़ी आजादी मिल गई है। वह जब चाहती जब खाना बनाती, जब चाहती बाहर से ऑर्डर कर लेती, किटी पार्टी, शॉपिंग खूब एंजॉय करती थी। उसे असली जिंदगी का मजा तो अभी मिल रहा था। इधर प्रमोद अपने परिवार से मिलने के लिए दूसरे तीसरे दिन जाता रहता था। लेकिन एक साल पूरा हो चुका था, शिखा अपने सास ससुर से मिलने आज तक नहीं गई। मनोरमा जी को काफी याद आ रही थी, तो उन्होंने एक दिन प्रमोद को फोन करके कहा, बेटा, हम सब तुम लोगों से मिलने आ रहे हैं। बच्चे भी काफी टाइम से चाची को याद कर रहे हैं। प्रमोद ने यह सुना तो खुश हुआ। शिखा को बताया, शिखा, मम्मी मिलने आ रही है, साथ में भाभी के दोनों बच्चे और भाभी भी हैं। शिखा यह सुनकर फिर से मुंह बना ली। ठीक है, तुम अपने परिवार वालों से मिलो, लेकिन मुझसे यह नहीं होगा। उन लोगों के लिए नाश्ता बनाना, खाना बनाना, उनकी आव भगत करना, क्योंकि मैंने आज ही नेल आर्ट करवाया है। मेरे नेल खराब हो जाएंगे, मैं किचन में काम नहीं करूंगी। मैंने तो सोचा था कि आज शाम को हम दोनों बाहर खाने जाएंगे, लेकिन जब तुम्हारा पूरा परिवार मेरे ही घर पर इकट्ठा हो रहा है, तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं अभी अपने मायके चली जाती हूँ। शिखा अपने कमरे में गई और पर्स उठाई और मायके चली गई। प्रमोद अपनी पत्नी शिखा को देखता ही रह गया। उसके मुंह में शब्द नहीं थे कि वह शिखा को क्या बोले। लेकिन शिखा पलटकर प्रमोद की फीलिंग को नहीं समझी। फिर प्रमोद कुछ समय तक बैठा रहा और फिर उसके मन में लगा कि यदि मम्मी और भाभी यहाँ आ जाएंगी, शिखा नहीं रहेगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। इसीलिए उसने कमरे को ताला बंद किया और अपने घर चला गया। घर में जाकर आंगन में रखी हुई कुर्सी में बैठा। वहीं मनोरमा जी बैठी थी। अपने बेटे के उदास मन को देखकर वह समझ गई कि जरूर पति पत्नी में कुछ बात हुई होगी और बहू ने मना कर दिया होगा कि मेरे पास अपने माँ को मत बुलाओ।
इसीलिए यह उदास है। मनोरमा जी अपने बेटे से कोई सवाल नहीं की, मुस्कुराकर कहती हैं, अरे प्रमोद, चलो खाने की तैयारी करते हैं। बहू कविता, खाना बन गया हो तो लगा दो, प्रमोद भी आया है। कविता आकर कहती है, हाँ मम्मी जी, खाना रेडी ही है, सब लोग साथ में खाएंगे। प्रमोद का मन तो उदास था, लेकिन अपने भाभी के हाथों का खाना उसे आज साल भर के बाद मिल रहा था। वह भाभी के हाथ का खाना खाकर खुश हो गया। फिर वह शाम तक घर गया। घर पर बैठा ही था कि शिखा आ गई। प्रमोद ने शिखा से सामने से बात नहीं किया और शिखा ने भी प्रमोद से कुछ नहीं पूछा, अपने कमरे में चली गई। शिखा अपने मायके से खाना खाकर आई थी और प्रमोद अपने घर से, इसीलिए खाना बनाने को किसी की कोई जरूरत नहीं थी। अब शिखा इसी तरह से अपनी लाइफ, अपनी आजादी को एंजॉय कर रही थी, लेकिन प्रमोद अपने परिवार और पत्नी के बीच में घुट रहा था। इसी तरह से समय गुजरता गया और आज प्रमोद को अलग रहते हुए 3 साल गुजर चुका था। एक दिन सुबह सुबह ही प्रमोद नहा रहा था। प्रमोद का फोन बज रहा था, लेकिन शिखा ने फोन नहीं उठाया। प्रमोद बाथरूम से निकलकर तौलिए से अपने बाल को पोंछते हुए कहता है, शिखा, कब से मेरी मोबाइल बज रही है और तुमने उठाया नहीं। शिखा ने कहा, तुम खुद ही जाकर उठा लो। जब प्रमोद मोबाइल के पास गया तो उसमें लिखा था भाभी माँ। उसने कहा, अच्छा, इसीलिए तुमने फोन नहीं उठाया कि यह फोन मेरी भाभी का है। प्रमोद ने फोन उठाकर कहा, हेलो भाभी, कहिए कैसे याद किया। तो उधर से जो आवाज सुना, उसके पैरों तले से जमीन सरक गई। उसने कांपते हुए होठों से कहा, भाभी आप चिंता मत करो, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। फोन कट करते ही उसने कहा, शिखा चलो तैयार हो जाओ, भैया का एक्सीडेंट हो गया है, भाभी का रो रो कर बुरा हाल है, भैया को अभी अभी हॉस्पिटल लेकर गए हैं। शिखा ने सीधे कह दिया, तुम्हारे भैया का एक्सीडेंट हुआ है तो तुम जाओ, मैं जाकर क्या करूंगी, मेरी वहां क्या जरूरत है, और मैंने तुम्हें रोका थोड़ी ना है। बहस करने का समय नहीं था, इसीलिए प्रमोद तुरंत वहां से निकल गया। प्रमोद हॉस्पिटल पहुंच गया, जहां उसके भैया विनोद को एडमिट किया गया था। भाभी बाहर बैठकर रो रही थी। भैया का ऑपरेशन की तैयारी हो रही थी। प्रमोद डॉक्टर से रोते गिड़गिड़ाते हुए कहता है, डॉक्टर साहब, मेरे भैया को बचा लीजिए, जितने पैसे लगेंगे हम उतना पैसा खर्च करने को तैयार हैं, लेकिन मेरे भैया को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर कहते हैं, हम इन्हें अभी ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। 1 घंटे तक भैया ऑपरेशन थिएटर में थे और जब भैया बाहर निकलते हैं तब तक वह बेहोश थे। उनके सिर में काफी चोट लगी थी, काफी टाके लगे हुए थे, लेकिन डॉक्टर ने कहा, यह अब खतरे से बाहर हैं, इन्हें आईसीयू वार्ड में एडमिट किया जाएगा। प्रमोद अपनी भाभी को समझाते हुए आईसीयू के बाहर भैया के होश आने का इंतजार कर रहा था। आधे घंटे के बाद भैया को होश आया। वह आंखें खोलकर इधर उधर देखे तो प्रमोद ने कहा, सिस्टर, सिस्टर, मेरे भैया को होश आ गया है। सिस्टर ने कहा, आप एक एक करके मिल सकते हैं। पहले प्रमोद ही भैया से मिलने गया। भैया, मैं आपके साथ ही हूँ, आप चिंता मत करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रमोद अपने भैया के हाथ में हाथ रख देता है। विनोद अपने भाई का स्पर्श पाकर मुस्कुरा देता है। फिर पत्नी मिलने जाती है। वह बहुत रो रही थी। विनोद इशारा करके अपनी पत्नी कविता को शांत करने की कोशिश करता है। तभी एक नर्स देख लेती है और कहती है, इनके सिर पर अभी टाके लगे हुए हैं, इन्हें अभी बात करने पर मजबूर ना कर। प्रमोद अपनी भाभी को समझाते हुए बाहर लाता है और कहता है, भाभी, जितने पैसे लगेंगे हम उतने पैसे खर्च करेंगे और भैया को कुछ नहीं होने देंगे। आपने सुना ना, अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि यह खतरे से बाहर है, अब चिंता की कोई बात नहीं है। फिर कविता शांत होती है और कहती है, प्रमोद, मैं भैया के पास बैठती हूँ, आप जाकर घर में पता लगाओ कि बच्चे और माँ जी कैसे हैं। प्रमोद को यह बात सही लगती है और वह तुरंत घर पहुंच जाता है। माँ आंगन में बैठी हुई रो रही थी। बच्चे डरे सहमे से वहीं बैठे थे।
प्रमोद को देखकर बच्चे उठ खड़े होते हैं। चाचा चाचा, पापा को एक्सीडेंट हो गया है। प्रमोद कहता है, हाँ बेटा, मैं अभी तुम्हारे पापा के पास से ही आ रहा हूँ। अब तुम लोग चिंता मत करो, तुम्हारे पापा ठीक हैं। माँ, तुमने कुछ खाया कि नहीं? माँ ने तुरंत पूछा, बेटा विनोद कैसा है? प्रमोद ने कहा, माँ विनोद भैया बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने कहा है खतरे से बाहर है, ऑपरेशन भी हो गया है और उन्हें होश भी आ गया है। भाभी उनके पास बैठी है। मैं आप लोगों के लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर देता हूँ। प्रमोद ने खाना ऑर्डर कर दिया। माँ ने थोड़ा खाया, प्रमोद ने बच्चों को भी खिलाया और फिर वह फिर से हॉस्पिटल चला गया। पूरा दिन वह हॉस्पिटल में रहा और शाम को भाभी को बोला कि भाभी, आप जाकर नहा धो लो और भैया के लिए कुछ खाना बनाकर लाओ। भाभी 2 घंटे के लिए घर गई और फिर वह वापिस आ गई। प्रमोद ने कहा, भाभी आप भैया को खिलाओ और यहीं बैठो। अगर कोई ज्यादा परेशानी हुई तो आप मुझे फोन कर देना, मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा। मैं थोड़ा घर में जाकर शिखा को बताकर आता हूँ। यह कहकर वह अपने घर शिखा के पास पहुंच गया। जाते ही उसने कहा, शिखा चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, भैया की तबीयत बहुत खराब है। भाभी हॉस्पिटल में है, दोनों बच्चे और माँ घर पर है। माँ की हालत खराब है, रो रो कर बुरा हाल है। बच्चे भूखे प्यासे घर पर पड़े हैं, इसीलिए तुम मेरे साथ घर चलो। शिखा ने कहा, वाह, परेशानी तुम्हारे भैया की, एक्सीडेंट तुम्हारे भैया का हुआ, बच्चे तुम्हारे भाभी की और माँ तुम्हारी, और तुम मुझे आर्डर दे रहे हो। मुझे क्यों परेशान करने में लगे हो? प्रमोद ने अपनी पत्नी की तरफ आश्चर्य से देखा और कहा, शिखा तुम ऐसे समय पर भी बात नहीं समझती। अरे वह हमारा परिवार है और तुम उस घर की बहू हो। इस वक्त तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम मदद करो। मुझे नहीं करना कोई मदद उदद। प्रमोद ने कहा, तुम मेरे साथ आ रही हो कि नहीं? शिखा गुस्से से कहती है, चलो। वह अपना एक छोटा पर्स उठाई और चल दी। प्रमोद ने कहा, यह क्या, तुम अपना सामान क्यों नहीं ले रही? प्रमोद की बात सुन शिखा आश्चर्य से बोली, क्या सामान की क्या जरूरत है? हम अभी 2 घंटे में वापिस आ जाएंगे देख के। नहीं, तुम कोई गैर नहीं हो जो देखकर आ जाओगे। तुम्हें घर में रहकर माँ और बच्चों की देख रेख करना है, सबके लिए खाना बनाना है, और मैं और भाभी भैया के पास रहकर उनकी देख रेख करेंगे। शिखा गुस्से से हाथ में लिया हुआ पर्स पटक दी और कहती है, मुझे नहीं जाना, 5 मिनट के लिए भी नहीं जाना। तुम्हारा घर नहीं जेल है, इतनी बड़ी फैमिली में मुझे नहीं रहना, तुम जाओ। प्रमोद काफी गुस्से में था। उसने कहा, तुम नहीं आओगी? नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी, तुम्हें जो करना है कर लो। प्रमोद काफी गुस्से और क्रोध से शिखा के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। शिखा अपने गाल में हाथ रखे हुए प्रमोद की तरफ लाल लाल आंखों से देखने लगी और चिल्लाकर कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने अपने घर वालों के लिए मेरे ऊपर हाथ उठाया। अब तो तुम देख लेना कि मैं क्या करूंगी। प्रमोद ने कहा, तुम क्या करोगी वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो करूंगा वह तुम्हें कल ही पता चल जाएगा। प्रमोद अपना बैग में अपना सारा कपड़ा भरा और जाते जाते कह दिया कि कल मैं तुम्हें तलाक के पेपर भेज दूंगा, फिर तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है करती रहना। यह कहकर प्रमोद वहां से चला गया। तलाक का नाम सुनते ही शिखा सन्नाटे में आ गई। वह प्रमोद को जाता हुआ देखती रह गई। वह आज कमरे में अकेली रह गई थी। आज उसे वह जो आजादी थी अकेलेपन की, वह उसे जेल लग रही थी। वह काफी परेशान थी। इधर प्रमोद घर आया और जब अपना बैग रखा, माँ ने पूछा, बेटा यह बैग किसका लेकर आए? प्रमोद ने कहा, माँ यह मेरा बैग है, अब आज के बाद मैं अपने घर पर ही रहूंगा। यह कहकर वह बैग रखा और बोला, माँ मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल भाभी के पास। यह कहकर वह अपने भैया भाभी के पास हॉस्पिटल पहुंच गया। रात भर वह भैया भाभी के पास ही रहा। उसने अपनी पत्नी के पास फोन भी नहीं किया और ना ही उसकी पत्नी का फोन आया। दूसरे दिन सुबह कविता भाभी ने कहा,
प्रमोद, आप जाकर घर में देखकर आओ भैया, मम्मी और बच्चों का क्या हाल है। प्रमोद ने कहा, हाँ भाभी, मैं बच्चों के लिए होटल से खाना भी ला दूंगा और माँ को दवाइयाँ भी दे दूंगा। यह कहकर प्रमोद घर पर आया। वह सोच रहा था कि पहले खाना ला दूंगा, बच्चे खाते रहेंगे तो फिर मैं नहाने चला जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वह आंगन में आया तो उसकी आंखें फटी रह गई। आंगन में दोनों बच्चे बैठकर हंस हंसकर खाना खा रहे थे। वहीं साथ में बैठी हुई दादी, उनके पास उनकी भी थाली रखी थी। हालांकि दादी का चेहरा उदास था, लेकिन बच्चों को खिलाने की, उन्हें खुश रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। तभी एक लड़के ने आवाज दिया, चाची, मेरे लिए पराठा लेकर आना और दादी को सब्जी। यह सुनकर तो प्रमोद वहीं ठिठक गया। चाची? आखिर कौन चाची किचन में है जो बच्चों के लिए खाना बना रही है? यह देखकर प्रमोद किचन में झांका तो एक औरत, जिसके बालों का जूड़ा बंधा था, साड़ी का पल्लू कमर में खोसा हुआ था और वह जल्दी जल्दी पराठा तवे में घुमा रही थी। जैसे ही वह गरम गरम पराठा लेकर आई, प्रमोद उसे आता देख साइड में हटकर खुद से सवाल करता है, अरे यह तो शिखा है, लेकिन यह यहाँ कैसे? फिर वह कुछ बोले बिना बच्चों के पास आकर खड़ा हुआ और शिखा ने उसे देख लिया। तो बच्चों ने कहा, चाचा, चाची किचन में खाना बना रही है। शिखा भी बाहर आ गई, प्रमोद की तरफ देखा और कहने लगी, खाना तैयार हो गया है, आप भी जाकर हाथ मुंह धो लो। भैया भाभी के लिए भी मैंने टिफिन बना दिया है। और अब भैया की तबीयत कैसी है? प्रमोद आश्चर्य में था कि यह कोई चमत्कार है, जादू है या मेरा सपना। आखिर यह सब कैसे हो गया? वहीं माँ जी की चेहरे पर भी खुशी थी। उन्होंने कहा, बहू ने टिफिन लगा दिया है, पहले तुम खा लो प्रमोद, फिर लेकर जाओ। प्रमोद आश्चर्य में था, लेकिन खुश था कि जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। आज शिखा बिल्कुल एक गृहिणी की तरह लग रही थी। आज लग रही थी कि उसके खानदान की छोटी बहू है। दरअसल हुआ यह था कि जब प्रमोद अपनी पत्नी को तलाक की धमकी देकर चला आया, कुछ देर तक शिखा वहीं बैठी रह गई। फिर उसे अचानक से याद आया कि मैं अपने गुरूर को क्यों तोड़ूं? जब मुझे यह तलाक की धमकी देकर गया है, तो मैं भी किसी से कम नहीं, इसे भी कुछ करके दिखा दूंगी। उसने तुरंत अपने मायके फोन लगा दिया। फोन उसकी भाभी ने उठाया। वह पूछने लगी, भाभी, माँ कहाँ है? भाभी कुछ उदास थी। उसने कहा, माँ घर पर नहीं है। माँ कहाँ है भाभी? मुझे माँ से बात करवाओ, मुझे बहुत जरूरी बात करना है। तो शिखा की भाभी ने कहा, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारे भैया उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए हैं। कुछ बात हो तो मुझे बताओ, मैं माँ को आते ही बता दूंगी। भाभी, बात ये है कि मेरा प्रमोद के साथ झगड़ा हो गया है। प्रमोद अब हमारे साथ इस किराए के मकान में नहीं रहना चाहता। उसके भैया का एक्सीडेंट हो गया है। वह चाहता है कि मैं उसके परिवार में जाकर घर के सारे काम करूं, उसके घर संभालूं। लेकिन भाभी, मुझसे यह सब कुछ नहीं होगा। मैंने साफ मना कर दिया तो उसने मुझे तलाक देने की धमकी दे दिया और अब मैं भी उसके सामने झुकने वाली नहीं हूँ। मैं अभी इसका घर छोड़कर अपने मायके आ रही हूँ। यह सुनकर भाभी ने कहा, शिखा बहन, तुम्हें पता है माँ जी की तबीयत खराब है, उन्हें और भी सदमा बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे घर के हालात वैसे भी काफी बिगड़े हुए हैं। माँ की तबीयत की वजह से तुम्हारे भैया कई दिनों से ऑफिस नहीं गए। उनकी नौकरी लगता है चली जाएगी। बॉस उन्हें कई बार मैसेज और फोन कर चुके हैं। उन्हें धमकी दे रहे हैं कि ऐसे ही हालात चलती रहे तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ऊपर से आप अपने पति से तलाक लेकर हमारे घर पर आ जाओगी तो हमारी समस्या और बढ़ जाएगी। देखो, यदि आप 2-4 दिन के लिए हमारे घर आना चाहती हो तो आपका स्वागत है, वरना आप तलाक लेकर हमेशा हमेशा के लिए मायके आना चाहती हो तो यह हमें मंजूर नहीं है। आप अपने ससुराल में अपने मेटर को समझा लो और अपने पति की बात मानकर अपने ससुराल में खुश रहो, जिस तरह से मैं अपने ससुराल में अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने ससुराल वालों का ध्यान रख रही हूँ, अपने परिवार को संभाल रही हूँ।
यह कहकर उसने फोन कट कर दिया। अब शिखा के हाथ पैर झन्ना गए थे। वही सोफे पर धम से गिर गई थी। आज जिस मायके के दम पर वह फूलती थी, वह मायका भी उसका अपने लिए नहीं रहा। शिखा कुछ समय तक वहीं बैठी ही रही। आधे घंटे हुए होंगे कि वापिस से उसके मायके से फोन आया। इस बार माँ कह रही थी, हेलो शिखा, क्या बात हो गई बेटी? तुम इस तरह से दामाद जी से तलाक लेने को क्यों कह रही थी? इस बार शिखा के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। माँ, माँ वो था, बस उसने हाँ माँ यही कहकर अपनी जुबान को बंद रखा। तो माँ ने कहा, बेटी कब तक बचपना रखोगी? अब समय आ गया है जिम्मेदारियों को निभाने का। और मेरे बचे ही कितने दिन हैं? कब तक तुम मेरे सहारे मेरे साथ रहोगी? भैया भाभी के ऊपर बोझ बनकर रहने से अच्छा है कि तुम अपना घर परिवार खुद ही संभाल लो बेटी। मैं जब बूढ़ी हो गई हूँ, मेरी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। बेटी खुश रहो। यह कहकर माँ ने भी फोन रख दिया। शिखा को लगा कि कहीं बड़ी देर ना हो जाए। वह अब जल्दी से अपने कमरे में गई, अपना सामान उठाई और बैग लेकर चल दी। शिखा जब अपने ससुराल की दहलीज पर आई, आंगन पे बूढ़ी सास बैठी हुई उदास मन से रो रही थी। मायूस बच्चे बैठे हुए थे। शिखा अंदर आते ही माँ से कहती है, माँ जी कुछ हॉस्पिटल से खबर आई, भैया कैसे हैं? मनोरमा जी के चेहरे पर कोई गुस्सा क्रोध नहीं था। वह शांत भाव से कहती हैं, बहू अभी सुबह से कोई बात नहीं हुई। वहीं बच्चे मायूस बैठे थे। शिखा उनके पास जाकर कहती है, भूख लगी है? बच्चे सिर हिला देते हैं और आंखों में आंसू आ जाता है। शिखा दोनों बच्चों को गले लगाकर कहती है, यह चाची आ गई है ना? अब चाची किचन में आप लोगों की पसंद का नाश्ता बनाएगी। बस आप लोग थोड़ा मुस्कुरा दो तो चाची को खाना बनाने की हिम्मत मिल जाएगी। बच्चे चाची के गले लगे हुए मुस्कुरा देते हैं और शिखा किचन में जाकर सबके लिए खाना बनाने लगती है। फिर बच्चों को हंसाते हुए वह उन सबको खाना खिलाने लगती है। मनोरमा जी को भी जबरदस्ती खाना देकर बैठा देती है। माँ जी आप 2-3 दिन से कुछ खा नहीं रही हैं। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी तो ज्यादा मुसीबत पड़ जाएगी। भैया हॉस्पिटल में ही हैं और आप बीमार हो जाएंगी तो किसे किसे संभालेंगे? माँ जी आपको कुछ न कुछ तो खाना ही होगा। शिखा बड़े प्यार से अपने सास को भी खाना खिलाती रहती है। तभी घर पर प्रमोद आ जाता है और शिखा को देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। लेकिन यह माहौल देखकर आज प्रमोद को बहुत अच्छा लगता है। उसे समझ में तो नहीं आता कि आखिर शिखा का इस तरह से बदलाव कैसे हुआ, कैसे शिखा बदल गई। फिर अपने से ही उसके दिमाग में आता है कि शायद तलाक की धमकी को सुनकर शिखा बदल गई हो। जो भी हो, सब कुछ बहुत अच्छा हो चुका था। अब शिखा उस घर की आज सही मायने पर बहू बन गई थी। तो दोस्तों यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। यह कहानी सुनकर यदि किसी एक घर में किसी का भी मन बदल जाए, घर में खुशियां आ जाए, तो इससे बड़ी खुशी हमारे लिए क्या होगी। जिंदगी के सफर में यदि पहली बार आए हैं, कहानी अच्छी लगी है तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।